आज सबसे पहले एक मिनट भूदेव जी। माननीय सदस्यगण, आज इस बिजनेस के बाद विश्वास प्रस्ताव पर भी विचार होना है तथा अन्य औपचारिक कार्य भी होने हैं। कृपया संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने दल के प्रबुद्ध नेता, युवाओं के नेता, युवाओं का भविष्य, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य सभी वरिष्ठ दल के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में मुझको इस विधानसभा में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मुझे ताज्जुब हो रहा है और कोई जवाब नहीं सूझता है। 17 महीने हुए हैं और 17 महीने में जो परिवर्तन देखने को मिला है और बिहार और देश के लिए बहुत ही उपहास और मजाक का यह समय है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझको स्मरण है, मैं 2000 में ही यहां का विधायक बना था। बीच में मैं एमपी बन गया और फिर विधानसभा का सदस्य बन के इस सदन में आया हूं। लेकिन जिस तरह के माहौल और जिस तरह का परिवर्तन मुझे इस वर्ष देखने को मिला, या मुझको लगता है कि सदन में बैठे हुए जो महानायक होंगे, चाहे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे और कोई अन्य वरिष्ठ नेता हो, अगर उनकी आत्मा निहारती होगी इस सदन पर तो मुस्कुराती नहीं होगी, हंसती नहीं होती होगी, बल्कि विलाप करती होगी कि यह क्या कर दिया। मैं जानना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत ही करीब से जानता हूं, नजदीक से जानता हूं, बहुत ही करीब से नजदीक से जानता हूं। मुझको तो आश्चर्य होता है, किसी सदन में शांति 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 मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा मुझको मालूम है। और मैं इसी सदन में बैठा हुआ था उपाध्यक्ष महोदय कि इस प्रतिपक्ष के नेता जो अभी उस पार में हैं, वो जब विजय बाबू यहां बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, इनको जरा भी संकोच नहीं हुआ, शंकाएं नहीं हुई। और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए जो अध्यक्ष जी थे, उनको कहा कि लगता है मुख्यमंत्री जी पागल हो गए हैं। यही शब्द था। क्या क्या शब्द नहीं कहा गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं मुझको उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। आप जरा आकलन करिए, 17 वर्ष बनाम 17 महीना, 17 महीने में बिहार के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने का अगर किसी ने रास्ता दिखाया, उसका नाम था तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उन्होंने जो कुछ भी कहा, आज जाइए गांवों में, घरों में, चौक चौराहे पर जाइए, 4 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक थे, उनके विषय में मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर भगवान भी आ जाएगा तो इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील मोदी जी ने कहा था, कोई ताकत नहीं है, कोई पैसा नहीं बिहार को, ये नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन मुझको हर्ष है, फक्र के साथ कहना चाहता हूं, जब से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, इनके प्रयास से इन सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। 17 वर्षों में किसी टोला सेवक को मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुआ, विकास मित्रों में बढ़ोतरी नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, ये 17 महीनों का करिश्मा है कि हर जगह यह सम्मान मिला है। मैं ज्यादा पता नहीं, मुझको तो आश्चर्य हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। जब शांति शांति जब जब
जब मुख्यमंत्री जी राजद सुप्रीमो से मिले थे और कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन अब भाजपा में नहीं जाएंगे, ये शब्द मुख्यमंत्री के थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। और भाजपा का बीजेपी का जो विश्लेषण किया था उपाध्यक्ष महोदय, बीजेपी का जो विश्लेषण किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ही वक्तव्य हैं कि ये बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, बड़का जुमला पार्टी है। ये हमने नहीं कहा था उपाध्यक्ष महोदय, ये कहा था आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। जब नीतीश कुमार जी आए थे राजद में, यही कहते अब हम कहीं नहीं जाएंगे। युवा लोग बड़ी खुश हुए थे, यहाँ के युवा खुश हुए थे, जाति जनगणना हुआ उपाध्यक्ष महोदय, ये आदरणीय डिप्टी सीएम के प्रयास से हुआ और जाति गणना के बाद जो आरक्षण में बढ़ोतरी हुई, ये 17 महीनों के इस समय में हुआ है। मुझको तो लगता है किसका डर था मुख्यमंत्री जी आपको? आप तो हमेशा दूसरे को कहते थे लीडर हो, ये सीबीआई का डर हो गया आपको या ईडी का डर हो गया? किसके दबाव में आपने ये अपमान किया है? पूरा बिहार अपमानित हो रहा है। मुझको मालूम है, मैंने सुना था कि जब मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य आए थे नारी सशक्तिकरण पर, तो यही की विधायिका जो बीजेपी की विधायिका थी वो रोती थी कि मुख्यमंत्री जी के इस वक्तव्य ने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, मुझको ताज्जुब होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जिनको इस तरह से मेंटल कहा जाए, जिसको इस तरह से पागल कहा जाए, जिसको इस तरह से गंजेड़ी कहा जाए, वैसे मुख्यमंत्री ने इस तरह से पलटी मारा है। इसलिए बिहार के युवाओं के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। मैं यही कह सकता हूं कि जब वो आए थे तो ये राजद के लोग और इनके युवा साथी कहे थे और यही बीजेपी के लोग कहे थे बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। लेकिन वही लोग आज बिहार के नौजवान कहते हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और यार नहीं लूट लिया घर यार का। इसलिए नौजवान साथी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत है, जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत है, अपनों को अपने पर इल्जाम बहुत है। सोचता हूँ तो थम जाता हूँ, वक्त कम और इम्तिहान बहुत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी। माननीय सभापति महोदय, आपने माननीय सदस्य एक मिनट। माननीय सदस्यगण आप महोदय, माननीय सदस्यगण शांति। माननीय सदस्यगण 1 बजे से लंच ब्रेक होना है। अगर सदन की राय हो तो संक्षिप्त रूप में मैं लंच ब्रेक की अवधि में भी सदन की कार्रवाई करूं, यदि सदन का आदेश हो तो। ठीक है। माननीय सदस्य महबूब आलम जी। ये एक ऐतिहासिक घड़ी है महोदय। एक ऐसे वक्त में महोदय, जब संविधान पर हमले हो रहे हैं महोदय, जब लोकतंत्र खतरे में है और लोकतांत्रिक संस्थानों को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हो रही है महोदय, ऐसे वक्त में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमारा साथ दिया था महोदय। माननीय सदस्यगण, पक्ष विपक्ष कोई सदस्य बोले टिप्पणी नहीं की
कीजिए, जरा सुनिए आराम से, टीका टिप्पणी मत कीजिए, बोलने हमें दीजिए उनको। उम्मीद थी महोदय कि जयप्रकाश नारायण के शिष्य समाजवादी अध्यक्ष महोदय, सदन की अपनी परंपरा और मान्यता के अनुरूप सदस्य को अपने दल छाड़ा निर्धारित स्थान पर ही समय पर एक बोलिएगा। मिनट, माननीय नेता, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है महोदय, सदन Point of order. समय पर आप बोलिएगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर अभी है। माननीय सदस्य को बोला गया, बोलने दीजिए अध्यक्ष ना। महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मान्यता ये रही है कि जो सदन जिस दल के सदस्य है, मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो यह अमानवीय माना जाता है। मतदान जो है अमानवीय माना जाता है अभी महोदय। अभी बहुत चल रही है, समय पर होगा। माननीय अध्यक्ष महबूब आलम जी, महोदय, महबूब आलम जी, परंपरा के अनुसार आपको महोदय। देखना होगा महोदय। बोलिए बोलिए बोलिए, महबूब आलम जी, महबूब आलम जी बोलिए। महोदय, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए महोदय, और सदन की गरिमा की भी रक्षा होनी चाहिए महोदय। जो आरजेडी के सदस्य आरजेडी के तहत, जो प्रतिपक्ष के तहत जो उसका स्थान निर्धारित है महोदय, उसी जगह बैठने की इजाजत उनको देनी चाहिए महोदय। महोदय महोदय, हमें बड़ी उम्मीद थी महोदय कि लोकतंत्र की लड़ाई किस तरह से इस देश को आजाद करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने शहादत का जाम किया महोदय, और ऐसे वक्त में ये लोग तत्कालीन सांप्रदायिक लोग, भाजपा के लोग, जब अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे महोदय, हाँ भाई, शांति शांति, देश के साथ शांति, गद्दारी शांति। कर रहे थे महोदय। शांति शांति शांति, इस बोलिए महबूब जी, बोलिए। कबूल कर हमारे साथ कदम ब कदम मिला करके लोकतंत्र की शांति, हिफाजत शांति। का संकल्प लिया था महोदय। लेकिन अफसोस, हम अफसोस कर सकते हैं महोदय, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है महोदय। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल नहीं उम्मीद थी आपसे ये। आपने जो किया, गिरगिट भी बेचारा शर्मिंदा हो गया होगा आपके रंग बदलने की रफ्तार से महोदय। माना कि इस जमाने में रंग बदलते हैं लोग, मगर धीरे धीरे एक तेरे रंग बदलने की रफ्तार से तो गिरगिट भी परेशान है महोदय। महोदय, आज इस महत्वपूर्ण घड़ी में हम लोग की जरूर तमन्ना थी कि ये एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, और दस्तूर देखिए जितने मिले गिरगिट निकले, गिरगिट ही मिले महोदय। हमारे बहुत माननीय मंत्री हैं अजीत विजय चौधरी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे वक्त में ठीक जब है हमारे माननीय, बच्चे को समय हो गया माननीय सदस्य। स्कूलों में सांप्रदायिकता का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, एक ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को टारगेट करके इस देश में अलग थलग करने की साजिश हो रही है, एक ऐसे वक्त में तो संविधान को कदमों तले रोंदने की साजिश हो रही है महोदय। ऐसे वक्त में बिल्कुल महोदय, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। आप हमारे लोग हैं, कहां चले गए आप महबूब आपको? जी समाप्त कीजिए। लेकिन यकीन रखिए, महबूब जी आप समाप्त कीजिए। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कदम हमारा कदम चूमेगी महोदय। लोकतंत्र की हिफाजत भी होगी, संविधान की रक्षा भी होगी, भाईचारा भी जिंदा रहेगा और सांप्रदायिकता का नाश होगा, फांसीबाजियों की शिकस्त होगी। जिस तरह से
हमेशा हमेशा के लिए ठीक है, ठीक है। हिटलर और तो मुसोलिनी बैठिए। को दफना दिया गया है। आज उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है महोदय, वही हसन इन लोगों का होगा महोदय। महोदय, हमारा हौसला में बुलंद है महोदय, मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा हमारा। हौसला कर बुलंद हम लोग तो आसमां भी झुक जाएगा महोदय। ठीक है, ये बहुत बहुत सरकार धन्यवाद। क्या है महोदय। माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान साहब, इसके बाद बैठिए। व्यवस्था पर हूँ महोदय। कोई व्यवस्था नहीं, आप बैठिए ना, बैठिए ना, आप बैठिए। हम देखिए रहे कौन व्यवस्था है, आप बैठिए ना, पहले बोल, आपका भी समय आएगा, बैठिए। आपने जो माननीय सदस्यों के लिए बैठने के लिए आपने जगह दी है ठीक है, महोदय, ठीक है, हो गया, और अभी कोई हो गया दूसरी व्यवस्था। शकील व्यवस्था साहब, लाए नहीं, शकील साहब, तब तक वे लोग जगह चेंज कर दिए महोदय। यह बहुत ही सदन के लिए शर्मनाक बात है। महोदय, ये सच है कि आज का दिन, ये सच है कि आज का दिन तारीखी है और एक तारीख दोहरी तलवार के मानिंद होती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है और इतिहास में वो लोग याद किए जाते हैं जो तारीख बनाते हैं और इतिहास में वो लोग भी याद किए जाते हैं जो तारीख की अच्छाइयों को बिगाड़ते हैं। यहां लिखा हुआ है सिद्धांत के बिना राजनीति। मैं जानता हूं कि इसको कौन आदमी अपने टेबल पे रखता है। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूंजी, त्याग के बिना पूजा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो लोग खास तौर पे जो लोग इसको अपने टेबल पे सजाते हैं वो सब लोग, वही लोग इसकी बापू के इन बातों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका अपवाद, उसकी तारीफ यहां लिखी जाए। ये अजीब मंजर है कि यहां वकील, मुवक्किल, जज सब एक ही धारा में बात कहते हैं। ये तारीख लिखी जाएगी और ये भी लिखा जाएगा कि तस्वीरों के माध्यम से ये है पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे पेपर में है पूज्य बापू के हत्यारा नाथूराम गोडसे। दोनों एक साथ मिले यहां। ये लड़ाई वैचारिक है महोदय, ये विचार का संघर्ष है और इस विचार में, ऐतिहासिक विचार में प्रेम, अमन, आष्टी, भाईचारे की जीत होगी और नफरत की हार होगी। आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, नहीं मेरा समय, आपको मैं बताना चाह रहा हूं जो स्टेटमेंट्स, जो व्याख्यान यहां आए हैं दोनों तरफ से, भाजपा और जनता दल यू की तरफ से, वो व्याख्यान भी तारीख का हिस्सा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ यहां पे बैठे हुए जो हमारी सरकार के साथ मंत्री थे, बड़े आदर पूर्वक एक सवाल पूछता कि जब इस बार बजट पे चर्चा होगी तो क्या आप केंद्र सरकार को पानी पी पी करके इस बार फिर कोसिएगा? आपने कुछ दिन पहले ये कहा यहीं पर, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, कि भारत सरकार हमारे साथ दोहरा व्यवहार करती है, मनरेगा में पैसा नहीं देती है, इंदिरा आवास में पैसा नहीं देती। आपका यहीं पर हमारे सबसे सीनियर मोस्ट, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, आपने कहा कि बिहार को बिजली सबसे महंगी भारत सरकार बिहार को देती है, गुजरात को सस्ता देती है। अब वो क्या बोलेंगे, उद्गार क्या व्यक्त करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं,
उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, ये सबके स्टेटमेंट निकाल लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ जो जीएसटी के मामले में जो व्यवहार हो रहा है वो बड़ा ही अन्यायपूर्ण है। मैं हमारे बुजुर्ग नेता मांझी जी यहां तशरीफ फरमा, जब आपके जीभ काट लेने की बात हुई, इनको मालूम है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इनको मालूम है, हम जानते हैं कि हम लोग मजलूमों के साथ है, पिछड़ाते के साथ। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट तकलीफ हो रही है ना, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट ये आया कि हम आरक्षण के विरोधी स्टेटमेंट अभी पार्लियामेंट में आया है। क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे आप? ठीक है शकील साहब। उसके बाद इसी देश में ये विचार की लड़ाई है, इसी देश में एक दलित के ऊपर पेशाब करने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी मध्य प्रदेश में घूम रहा है। ये अत्याचार इस देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ, ये किससे जग जाहिर नहीं है, इसलिए ये लड़ाई विचार की। आज हमारा नेता, हमारा पूरा ये प्यार और अमन आष्टी के लिए राहुल गांधी देश में निकले हुए। आपने जो आर्थिक स्थिति बनाई है, आपने जो आर्थिक स्थिति बनाई है इस देश में, वो आपके सामने है। आपने जो आर्थिक स्थिति कमजोर वर्गों के लिए बनाई है, वो आपका अभ्यास खत्म करना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले सदन में, इसलिए ये सवाल, शांति शांति शांति। इसलिए मैं ये प्रश्न आपके माध्यम से पूर्व के रहे मंत्रियों के सामने, मांझी जी के सामने पेश करता हूं कि देश विचारों से चलेगा, बापूजी के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलेगा, या बेमेल मोहब्बत से चलेगा? नहीं हो सकता है, नामुमकिन है। और एक साहब के लिए एक शेर बहुत अच्छा है, कलीम हाजिर साहब का एक शेर है। हमारे दो उप मुख्यमंत्री, समय हो गया माननीय सदस्य भाई आप यहाँ बैठे, माननीय सदस्य शकील साहब, समय हो गया। सदम सर, मैं उस दिन के इंतजार में हूं कि आप के जो स्टेटमेंट है, मैं समझता था कि आप स्टेटमेंट देते हैं उसमें कायम रहते हैं, आप अपनी बातों पे कायम नहीं रहने वाले लोग हैं, और इसीलिए अपनी बातों पे नहीं कायम रहने वालों का ये गठजोड़ है, नहीं चला पाइएगा। गवर्नेंस आसान नहीं, बड़े दिन से चलता है, समाज को चलाना आसान नहीं। आखिरी शेर एक साहब के लिए बोल के अपनी बात खत्म करता हूं, और ये जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के यह शेर और हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हैं, आई रेस्पेक्ट हिम। यह शेर सर, आखिरी बात कि न दामन पे कोई दाग, सुन लीजिए, न दामन पे कोई दाग, शांति शांति ना बदन पे कोई छींटे, शांति शांति। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, ये हो गई आपकी तारीफ। आप जिस खूबसूरत अंदाज में, आप जिस सुंदर अंदाज, माननीय सदस्यगण शांति रहिए, सुनिए। चरित्र पेश करते हैं, वो समाज में ऐतिहासिक कोई भी बात पूरा नहीं करेगा। मैंने आपको बात कही, ठीक है शकील साहब, समाप्त कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेईमानी और गठजोड़ से मुझे तो ताज्जुब है, दो दिनों तक हमारा भोजन खाने वाले लोग कहां चले गए? शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, ताज्जुब है। अब समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, जाकर के किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, शकील साहब आप समाप्त कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये माननीय अध्यक्ष के पर जो अविश्वास प्रस्ताव लगा है, मैं उसका विरोध करता हूं। आज जिस राजनीतिक हालात में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि जब से इस देश के अंदर मोदी सरकार बनी है, तब से इस देश के अंदर जो है सांसदों और विधायकों को खरीदने का लगातार काम हो रहा है। बिहार के जनता ने मोदी सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया था। 12,000 वोट महागठबंधन को एनडीए से अधिक मिला था। और आज जो है जिस तरीके से जनतंत्र की हत्या मोदी गैंग के लोगों ने किया है, विधायकों को प्रलोभन देकर पैसा देकर तोड़ा है, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है गद्दारों की जो टोली है, जिसे इस देश के अंदर लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, बिहार के 13 करोड़ आवाम देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो गुंडई है, वो गुंडई आज पूरे देश के अंदर साबित हो चुका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गुंडई से लोकतंत्र चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र की जो परिपाटी है उससे चलेगा। इसलिए ये मोदी गैंग और नीति पलटू राम के जो गैंग है, वो जनतंत्र की हत्या आज कर रहा है। जिस तरह से विधायकों को खरीदारी की गई है, वो इस जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा जो है एक घाटा का विषय है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि नीतीश कुमार जी के सवाल मारने से बिहार का बच्चा जो है आज जो है उनके कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये लोग जो कल तक पलटू राम की बात करते थे, आज पलटू राम के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे। इनको बिहार के आवाम से कोई सवाल नहीं है। माननीय सदस्य से सिर्फ जो है मतलब है बिहार का लूटने के इनकी आदत बन गई है। ये मोदी और नीतीश गैंग को बिहार के 13 करोड़ आबादी को लूटने का, इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का पूरी तौर पर विरोध करता हूं। ठीक है, माननीय सदस्यगण कृपया शांति सुनिए। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है न कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, यह प्रस्ताव ध्वनि मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसलिए माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर से रखता हूं। बिहार विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वहां कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष के पद से हटाए जाने पर सभा की सहमति हुई। विरोधी दल के माननीय सदस्य के द्वारा ना के पक्ष में मतदान का अनुरोध करने पर विभाजन की प्रक्रिया स्वीकृत होना है। सब कोई कृपया बैठ जाइए। सभा सचिव घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाएं। 3 मिनट तक घंटी बजेगी।
कोई एमएलसी नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है। ठीक, कहाँ पे है? माननीय सदस्यगण, यदि आप भी सत्ता पक्ष में रहे हैं, जो मंत्री रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वह वोटिंग में भाग नहीं लगे, लेकिन बैठ सकते हैं, बैठने की है। आपके उप मुख्यमंत्री जी के उप मुख्यमंत्री जो हैं, उनका जब चुनाव चल रहा था उस समय भी कई विधान परिषद के सदस्य थे जिनको बाहर किया गया था। आप भी गवाए महोदय। तो हम तो चाहेंगे सम्राट चौधरी जी, नियम है, नियम का पालन करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जो वोटर नहीं है सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय है, सुनिए कोई नियम नहीं है। मैं नैतिकता के आधार पर बाहर जा सकता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं, ना मैं वोट में हूं, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। किसी किताब में होगा तो दिखा दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। देखिए उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जिस शालीनता के साथ आपके विचारों का सम्मान किया है, अब बैठ जाएं और शांतिपूर्ण ढंग से भागीदारी करें। वोटिंग की प्रक्रिया चालू हो गई है, सब बात हो गई है। आप अब बैठिए, इसके बाद बोलिएगा। अरे भाई बैठिए ना, वो जो विधि सम्मत होगा उस पर होगा। आप बैठिए तो, बैठिए। हो गया, सभी द्वार बंद कर। सभा सचिव घंटी बंद करें और द्वार बंद कर दिए जाएं। शांति शांति। बंद हो गया। माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर से इस प्रस्ताव को रखता हूं। वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सहमति की प्रति हुई। माननीय सदस्यगण, इस पर पुनः विभाजन द्वारा मत की मांग की जा रही है। अब हाँ पक्ष वाले खड़े हो जाएं और सचिव अपना गणना कराएं। खड़ा हो जाइए, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं खड़ा हो जाइए, ना हाँ पक्ष के।
अब आप लोग कृपया बैठ जाएं। हाँ बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अब ना पक्ष वाले खड़े हो जाएं। सचिव आप गणना कराएं। ना पक्ष वाले माननीय सदस्यगण, अब वर्तमान मंत्रिपरिषद द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर विमर्श होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। यानी मेरा यही प्रस्ताव है कि इस पर यह सभा नहीं आ रहा है। लाइन उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना पक्ष रखें। अध्यक्ष महोदय, हम नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी ना आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। आपके दल में नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। हमें खुशी है कि साथ में 2 डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने, स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया, एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। तो ये आप सोचे थे कि नहीं विजय बाबू? अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए। तो इसके लिए आप तीनों लोगों को
विशेष तौर पे हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही। लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया। क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा। 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा। देखिए हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है क्या बोले थे। और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर
विशेष तौर पे हमने बोला था, हमने साइंटिफिक अध्ययन किया, रिक्त पदे हैं इतनी इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया, उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए, आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रहे थे, हम तो नहीं आना, आपके साथ आना चाहते थे, ये बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के मोदी जी को हराने का काम करें। तब हमने क्या कहा था मुख्यमंत्री जी, याद है? विजय जी हैं, आप भी सामने हैं। हम कहते मुख्यमंत्री जी हम सरकार में नहीं आएंगे, हम बाहर रह करके आपको समर्थन देंगे और आपके सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप चलाइए सरकार, निफिक्र होकर के चलाइए, क्योंकि हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करे। उस सांप्रदायिक शक्तियों को, जो विचारधारा है, जो समाज में जहर बोने का काम करती है, उसको हम लोग भगाने का काम करें। इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था। अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते, फालतू है ना पहनते हैं, उतारने का बात करते हैं। इस सबको फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय, अब बांध लिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में, अब खोलिएगा। अरे हम कोई गलत बात नहीं है, सुन लो यार, नवीन जी सुनिए ना, पथ निर्माण मिल जाए, बहुत कृपा होगी, आप आगे काम कीजिएगा, बैठिए ना। बढ़ जाइए, बोलने दीजिए। तो उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए, बैठिए, आप लोग शांति से बैठिए। आप जब बोलिएगा इधर से नहीं कोई बोलेगा, आप शांति से बनाए रखिए। हमें विश्वास है कि हमारे एक और चाचा विजेंद्र जी बैठे हैं यहाँ, हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर सलाह दी होगी सम्राट चौधरी जी को पगड़ी उतार लो। दिए कि नहीं दिए? आप तो हमको सलाह देते थे, हमको पता है आपके मन में भी पीड़ा है, दर्द है, लेकिन आप एकदम अपने नेता के साथ जो निर्णय है उसी में लेते हैं। लेकिन नेता तो निर्णय लेते हैं, साथ देना चाहिए, लेकिन कभी कोई सलाह और एक स्टैंड भी लेना चाहिए कि कोई गलत निर्णय ना हो। इससे नेता का ही नुकसान होता, इससे नेता का ही नुकसान होगा। तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी। अभी सम्राट चौधरी जी क्या क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं और उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या रहा है वो हम यहाँ नहीं बताना चाहते। आपके भी दिल में है, आपके भी कान में है, आप लोगों के भी होश में है, और पूरा बिहार बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि हम कोई ऐसा बोल, सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लो भाई, किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए।
पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। खैर, हमको इसकी चिंता नहीं है। विजय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जब जहां चेयर पे थे, व्याकुल मत होइए, खूब जोड़ी है आप लोगों का, कमाल का, लगे रहिए। लेकिन आप लोग तो क्या क्या बोलते थे, अब उस पर तो हमको बताने का जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि बतवा क्या दोबारा तिवारा जो है रटा जाए, कहा जाए, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जा रहे। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई, हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है, कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए। कोनो आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, संजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खूंटा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है, ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री जी, जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले। हमारे साथ कांग्रेस है, माले है, महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था 2020 में, और 20 में तो क्या रिजल्ट हुआ था उसी का ना पीड़ा आज मुख्यमंत्री जी का कि तीसरे नंबर का पार्टी हो गए। और चर्चा तो बाजार में भी चल रहा है। आप मुख्यमंत्री जी, एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है। अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा इन पे हो गया। अब देख लीजिए। लेकिन जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है, हाँ, आप लोगों पर कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर, जो भी अमित शाह जी कहते रहे, हमारा तो दरवाजा बंद है। खैर, उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। खैर, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है। नौकरियां तो निकल ही रही है। और कई बार मुख्यमंत्री जी, जब हम आपसे मिलने गए थे, जब सरकार बनाना था हम लोगों को, तो मेरा सबसे पहला कंडीशन, विजेंद्र जी आपको याद होगा, हम बोले थे कि हम अगर आपके साथ आएंगे तो भाजपा के रोकने के लिए तो आएंगे, लेकिन साथ में आप हमको विश्वास दिलाइए कि हमने जो जनता से हमने कमिटमेंट करने का काम किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप वो करवाइएगा अपने नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी बोले हो जाएगा, हो जाएगा। और दूसरा दिन अपने अधिकारी को भेज देते हैं, जब हम लोग ओथ ले लिए, अपने एस सिद्धार्थ जी होंगे,
ठीक है विजेंद्र जी, विजय जी ठीक है ना? वित्त मंत्री थे ना आप, तो वित्त सेक्रेटरी थे उस समय सिद्धार्थ जी, तो सिद्धार्थ जी को भेजा गया, बहुत काबिल अधिकारी है, बहुत सम्मान है हमारा। तो सिद्धार्थ जी आकर के हमारे पास बोलते, हम बोले मुख्यमंत्री जी को क्या हुआ नौकरी का, क्या हुआ? दीपक जी को बोले, मुख्यमंत्री जी को बोले, विजय जी को बोले, सब बोल रहा है कि आपने वादा किया था चुनाव में। हालांकि हम तो सीएम बने नहीं कि हम दस्तखत कर देते, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने, फिर भी हमारे पर जिम्मेदारी थी, फिर भी हमने शांति को बोलिए, इस बात को कई बार जो है कहा। तो उसके बाद फोन आता है और कहा जाता है कि सिद्धार्थ जी जा रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, मुख्यमंत्री जी के भी प्रधान सचिव हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सिद्धार्थ जी आते हैं, फाइल दिखाते हैं, कैसे होगा सर, कुछ नहीं है पैसा, कैसे होगा? हमने बोल दिया किसी भी हालत में ये काम हम लोगों को करना है। आप असंभव बोलते थे, आप मेरे पिताजी को बाप का पैसा ला करके दिलाएगा, लेकिन ये 17 महीने में कहां से एक विभाग में एक दिन में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जो थके हुए मुख्यमंत्री थे उनको हमने दोहराने का काम किया। तो हम लोग सही बात बोलते थे, बोलिए कि जातीय जनगणना, जातीय आधारित गणना के बारे में यही ना हाउस से हम यही ना बैठे थे, यही से ना हमने प्रस्ताव किया था। हालांकि आप पहले से मांग करते रहे, हमारे पिता भी मांग करते रहे, खाली भाजपा वाला को छोड़ के। सही बात है कि नहीं? और आप बताइए ना क्या क्या भाजपा वाला लोग बोलता था उस समय। हाँ, सॉलिसिटर जनरल कौन है वहां, बड़ा महाधिवक्ता, क्या नाम है उनका, सुप्रीम कोर्ट में करा दिया था रोकने के लिए, तुषार मेहता को खड़ा कर दिया था जो हम लोग जातीय आधारित गणना करा रहे थे। तो आप तो जानवे ना करते हैं, सब बात जानते हैं, फिर भी वहां चले गए। अब बताइए, कर्पूरी जी को मिला, हमको तो बहुत खुशी की बात है, कर्पूरी जी को मिला। आप कर्पूरी जी के साथ, हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं। आप उस वक्त थे, हम भले मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे। आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी, तो जनसंघ जो था उस सरकार में था। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले, भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं। और आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी? बताइए, हम अगर गलत बोल रहे तो इस बात को बताइए। विजेंद्र जी, विजय जी, आप लोग सब लोग उस समय रहे हैं भाई, सब लोगों ने नेतृत्व में काम किया है। हालांकि पता नहीं उस समय विजय जी शायद कांग्रेस में थे, लेकिन मन से ये समाजवादी भी रहे हैं। तो इतना सब लोग का सहयोग रहा, कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, तो ये लोग तो भारत रत्न डील बना लिया, डील करने के लिए, हमको वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। और हम लोगों ने कितना आरक्षण बढ़ा दिया, 75%। लालू जी का जब सरकार था तो उस समय शायद 12 या 14% था, राबड़ी जी के सरकार में 18% हुआ। उसके बाद जो है आप आए तो और बढ़ गया, हम लोग आए तो 75% तो हम लोग ले ही गए, लेकिन 24 के आसपास जो है अति पिछड़ों का आरक्षण जो है वो मिला। तो हम लोग तो ये सब काम करते रहे, और हम लोग विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। एक जगह खड़े रहते हैं तो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, इधर उधर हम लोग नहीं करते हैं।
तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमको किसी बात का डर नहीं, फिक्र नहीं। हमारे पिता लालू जी है और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है। इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं हैं, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। तो हम लोग लड़ाई जो है लड़ने का काम करेंगे। और आप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उधर चला गया, जब इस्तीफा देकर के आए थे गवर्नर हाउस से, तो ये बात तो बोले कि मन नहीं लग रहा था। दूसरा बात ये बोले कि क्रेडिट ले रहा था मेरा डिपार्टमेंट, विभाग, आरजेडी का, हमारे मंत्री, हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले? एक मिनट, अब आप लोग सरकार बना लिए, एक मिनट यार सुनिए ना भैया, सुन तो लो, सुनना ही नहीं चाहते, आप ही के हित में बोलना चाह रहे। तो आप बोले क्रेडिट का, सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, ये हम आप लोग को पहले सचेत कर दे रहे हैं। सचेत इस बात का करें कि महागठबंधन की सरकार, तो हम लोग नहीं रहते तो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप लोग अभी सरकार में हैं, जो काम होगा उसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जी, हम लोग 17 महीने जब थे सरकार में, तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले? आप लोग बताइए क्यों ना ले? अब आप लोग सरकार में आए, भाजपा के लोग, और नीतीश जी बोलेंगे कि नहीं क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट केवल मेरा, तो आप लोग क्या कहिएगा? क्या कहो, क्या कहिए? अरे भाई बैठ, शांति शांति। हम लोग पिछला जब सत्र चल रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछला सत्र चल रहा था, तो मांझी जी अपनी बात को रख रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी जो है गुस्सा में आए। गुस्सा में तो आए, लेकिन उसके बाद मांझी जी का रिएक्शन बाहर हुआ था मुख्यमंत्री जी। अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है, बोले थे, हम नहीं बोले थे, गलत सलत दवा खिला देता है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था। बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी? अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। मांझी जी ख्याल जरूर करिएगा, वो आप बड़े हैं, आपका सब जवाब मेरे यहाँ है, कोई नहीं, जरूर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो आप दवाई अच्छे से खिलाइए पिलाइए, और थोड़ा बगले में कमरा ले लेते, जाके ले लीजिए। अगर जाए सच में अगर चिंता है तो आप कमरा ले लीजिए, वरना आज अगर आप बोलिएगा तो अपना वचन वापस ले लीजिएगा जो मुख्यमंत्री जी के बाहर बोले। नहीं आप बोलिएगा ना, आपका बारी आएगा। अरे बैठिए, आपको मौका मिलेगा, माननीय सदस्य बैठ जाइए, मौका मिलेगा आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। बैठ जाइए, आपको मौका मिलेगा। आप बोलिएगा, अच्छा से बोलिएगा, बैठिए। अरे कोनो नया बात बोलिए ना, वो हट गए तो हमने उनको बोल दिया, तो उस साथ आ गए तो हमने तारीफ कर दिया, वो उधर चले गए तो हमने बुराई कर दिया। तो कौन नहीं करता? सब तो कर ही रहा है। अरे कौन नहीं कर रहा? इसमें नया बात क्या बोल रहे हैं? हम तो चिंता की बात रख कर रहे हैं कि आपको अगर सही में चिंता है तो बगल में कमरा लेकर के ठीक से दवाई कीजिए, नहीं है तो अपना शब्द वापस लीजिए। हम तो यही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई बुरा बात लगने वाला बात नहीं है, हम तो छोटे हैं, बड़ा आपका हृदय है, इतने बुजुर्ग है, हमारे अभिभावक है, बच्चा कोनो गलती करता है तो क्षमा कर देना चाहिए, दिल बड़ा रखिए, तो इसमें नहीं कहना। अब हमको तो बच्चे ना बोल रहे थे। अब कंक्लूड कीजिए माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, आज ही तो मौका मिला है ना। हाँ
आज ही ना मौका मिला, इसके बाद तो हम जनता के बीच है, जो हमारी मालिक है जनता। सदन कैसे चलेगा तो हमको पता है, क्योंकि भाजपा का शायद स्पीकर है आने वाला जो भी होगा, तो सदन कैसे चलेगा तो हमको पता है। तो कोई मतलब नहीं, हम तो जनता के बीच रहेंगे, काम करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, तो उसकी हमको कोई चिंता नहीं। तो इसलिए हम सब लोग जो है इस बात को ध्यान रखें कि हम सब लोग यहाँ हैं तो बिहार के हित के लिए, बिहार के तरक्की के लिए। और स्थिरता जब तक नहीं रहेगी कोई सरकार में, जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। और हमको तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति, इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो वहां विधायक के लोग ना जाकर के जवाब देगा, आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए, तो क्या बोलिएगा? तू गरियात रहना पहले, अब तू पढ़ाई करत रह, क्या बोलब? हमने नौकरी दिया ही कहेंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ? तो दूसरा एक विधायक अगर मेरे को झुठला दे कि आप सच बात बोल रहे हैं, भाजपा का लोग का तो शपथ ग्रहण जब हुआ उससे एक दिन पहले ही सारा टाइम से पोस्टिंग हो गया। अब तो यही बोलेंगे मुख्यमंत्री जी अरे अभी तो हुआ, आप लोग काहे नाम दे रहे हैं? खैर बात अलग है। तो अफसर सही, अरे हमको क्या है, अब बोलेंगे वो नहीं किए कर दिए तो भी खुश, नहीं भी खुश, आप लोग अपना चिंता कीजिए। तो एक बात समझिए, अफसर शाही इतना हावी है, अफसर शाही इतना हावी है, ये हम नहीं आप ही लोग बोलते हैं, आप ही लोग बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी तो पहले बोलेंगे। अरे सब फुटेज है, कौन कौन बोला है सबका फुटेज है, सब दिखा देंगे। हाँ, ये तो सम्राट चौधरी जी शपथ से पहले दिल्ली में इंटरव्यू दे के आए थे, जरा फिर से देख लीजिएगा, हमको बोलने की क्या जरूरत। सब तो अपने आप लोग बोलते हैं करते हैं। तो हम इतना कह रहे मुख्यमंत्री जी कि कुछ भी लोग किया, भाजपा इतनी डरी हुई थी हमारे गठबंधन से, महागठबंधन से, आज मजबूरन देख लीजिए, कुछ भी लोग इवेंट मैनेजमेंट करते रहे हो, कुछ भी धर्म के नाम पे राजनीति करते रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी को डर भाजपा को था तो बिहार से डर था, आपसे डर था, हम साथ थे, उसका डर था, हम दिल से बोल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी शांति, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो 2-3 कैबिनेट से फाइल अटका पड़ा है भाई, हेल्थ पब्लिक हेल्थ कैडर का, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का हमने बोल दिया कि 1,30,000 लोगों का वैकेंसी का है, वो करवा दीजिए। कितना बार हम फोन करें, मेरे पास मैसेज है, विजय जी को मैसेज के सब रिकॉर्ड में है। प्रत्यय अमृत आपके होनहार अधिकारी हैं, उनसे पूछिए, दीपक जी से पूछिए। हम आपको कई बार बोले, विजेंद्र यादव जी को बोले, विजय जी को बोले कि कम से कम ये वाला पब्लिक हेल्थ केयर जो हम कर दिए हैं और ये कैबिनेट ही भी नहीं आ रहा है, कम से कम इस पे तो कीजिए, लोगों को बहाली होगी, रिक्त पदे हैं, भरा जाएगा, काम किया जाएगा, मैसेज लोगों का अच्छा जाएगा, यही तो एजेंडा था। तो हम तो देखिए ना, आप लोग अगर 12,000 वोट के अंतर से छल कपट करके जीत के 2020 में आए तो 5 साल का ना था, 5 साल में भी तो 3.5 साल चल रहा है, उसमें से हम लोग 17 महीना रह लिए, उसमें 17 चोर। अच्छा भैया, चोर दरवाजे से अगर हम घुसे तो चोर का दरवाजा किसने खोला?
अरे बता भाई। माननीय कहिए। सदस्य कृपया समाप्त करें, 4 बजे तक समय अरे है। आप लोग अरे आप लोग छोड़िए ना। आप लोग को तकलीफ होगा, जब पीड़ा मिलेगी वहां से तो तेजस्वी खड़ा होगा, समझे। और आज हमारे प्रहलाद जी सबसे बुजुर्ग लो शांति शांति। देर नहीं, बिहार की जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि 9 बार शपथ आप क्यों लिए, 1 साल में 3 बार शपथ क्यों लिए। लेकिन हम तो यही ना खाली कह रहे कि भाई जो प्रहलाद जी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, कितना दिन तक आपने पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा। और आप स्वस्थ रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही आग्रह होगा कि जो आपका बात हुआ है उस पे वो खड़े उतरे। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। ठीक है, समाप्त किया जाए। याद कीजिएगा, मेरा छोटा भाई चेतन जब थक थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम किया। और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवान लोग रोड मैप है, लंबा चलना है, नया टीम बनाना है। नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया, नौजवान आए राजनीति में, राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, बिहार को आगे लेकर के जाए। थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है और इस पीड़ा में कहीं भी रहे हम इसके साथ हैं। और नीलम जी, जो आप महिला हैं, आपने जो निर्णय लिया हम स्वागत करते हैं। छोड़िए, शांति 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 शांति। बस सब तक बोलने का मौका मिलेगा। 2 मिनट हम कंक्लूड करेंगे। नीलम जी आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा। और एक काम और मुख्यमंत्री जी, हमने फाइल कर दिया था, आगे भी बढ़ा दिया था। विजय बाबू देख लेंगे, देखते ही रह रहे हैं। अभी तक फैलवा करवाए भी नहीं के कैबिनेट में। तो जीविका लोगों का तो आशा दीदी लोग का मानदेय वाला करवा दीजिएगा, आशा ममता। हम लोग के सरकार में हम लोग सबका राय बना था, जिसमें जितने आप लोग सब लोग मीटिंग में थे, सब लेफ्ट के पार्टी सब नेता को आप बुलाए थे। इसमें आपका भी निर्णय था, हम नहीं मना कर रहे हैं। आपका काम किया है, उस पर हम उंगली नहीं उठा रहे। आपने काम किया, मानदेय बढ़ाया, हम लोग का भी साथ रहा। हमने भी बोला कि भाई ये कर रहे हैं, ये भी कीजिए, ये भी कीजिए। जो जितना मुंह था उतना हम कहते थे इज्जत और सम्मान से। ठीक है, ठीक। अपने मुंह से ज्यादा हम नहीं कहते थे। तो हम तो एक चीज और, शांति शांति शांति। अब हम कंक्लूड करेंगे। बस अब आप लोगों की सरकार बनी है, आप लोगों की जो सरकार बनी है, हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार जो है, हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन नीति को आप लोग जरूर लागू कराइएगा। सम्राट जी, इधर उधर सिद्धार्थ जी को ना भेजा जाए। सिद्धार्थ जी का मत सुनिएगा। ओल्ड पेंशन नीति आप करवाइए, क्रेडिट हम आपको देंगे। ओल्ड पेंशन। और अब तो विजेंद्र जी को जब भी देखते हैं तो हमको केंद्र का योजना में कितना घटौती कर दिया बिहार के लिए, वही याद आता है। केंद्र सरकार ने ये किया, वो किया, जम के बोलो, ये किया, वो किया। तो ये सब ठीक है, लेकिन अब क्या इस पे जाए। अब मुख्यमंत्री जी तो आग बबूला हो जाते थे कैबिनेट में। कोई भी प्रस्ताव में अगर केंद्र का जितना भी अंश था
शेर था, अगर केंद्र का नाम आए तो भाव उसको फाइल हटाओ, कौन लिख दिया, हटाओ, केंद्र कोई मदद नहीं करता है। तो आप जरूर मुख्यमंत्री जी जो है, केंद्र जो पैसा दे, हमको पता है कि कहां दे रहा है बिहार को, लेकिन कुछ देता है तो वो मोदी जी के पॉकेट का नहीं है, बिहार के लोगों का है, वो जरूर लीजिएगा, इसमें कोई नहीं। आज जिसको भी स्वास्थ्य मंत्री बनाइएगा, प्रत्यय अमृत जी से पूछ लीजिएगा, एगो कार्ड बनता ना जिसका मोदी जी प्रचार करते हैं, बिहार का भी वैसे ही योजना हम लोग लाए हैं कि जो मजदूर बाहर रहेंगे उनका 5 लाख तक का जो है तुरंत, अब क्या होता, पहले रिवर्स होता था, इलाज करा लो तो बाद में पैसा अपना दो, फिर बाद में पैसा भंजाते रहो, इसमें क्या पहले ही पैसा इमीडिएटली जो है मिल जाएगा। ये सब काम करा दीजिए। बाकी डबल इंजन की सरकार हो गई है आप लोगों की, तो हमको पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी से आप मिले होंगे तो आपने विशेष पैकेज की मांग की होगी, लेकिन विशेष पैकेज नाम देकर के अंदर गुब्बारा नहीं होना चाहिए, और कम से कम विशेष राज्य का तो दर्जा दे दे। हम लोग तो निकलने वाले थे ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, चलिए आप नहीं कीजिएगा, अब तो आप पे तो सब लोग कब्जा न कर लिया है, उसको हम ही आगे हम लोग लड़ेंगे, काम करेंगे। ठीक, तो कृपया समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय, हम सभी अपने महागठबंधन के साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस लड़ाई में आप लोगों ने हम लोगों का साथ देने का काम किया है, और आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहिए, कभी कोई बात होगा, कुछ भी अगर कोई बात हो तो हम हाजिर हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये सब काम जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। माननीय सदस्य, शांति शांति शांति। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बिहार विधानसभा के इस सदन में बदले हुए चेहरे और बदले हुए भाषा जो सदन में बयान कर रहे थे, उनका यही हाल रहा कि अपनी बात रख देना, किसी का सुनना नहीं और सदन छोड़ के चल देना। और इन्होंने कहा कि एक पंचवर्षीय में 3 पद मिला 3 बार, तो मैं बता दूं कि जो भी मिला, पार्टी के हमारे नेतृत्व, गठबंधन के नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी दिया, हमने ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास किया, लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया। मैं बता दूं उपाध्यक्ष महोदय कि राजनीति रूपी रंगमंच पर विधायिका को किस तरह से अपमानित कर करके बंधुआ मजदूर बनाने का माहौल खड़ा कर करके आज बिहार के अंदर जो संदेश दिए कि हर दल के लोग अपने अपने विधायकों को लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में अपने विचार रखने के लिए कहीं न कहीं आग्रह किया, आज उसका असर भी दिखाई पड़ा कि आप एक परिवार के हर पद पर आपकी हिस्सेदारी, आपकी दावेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप रहे, मुख्यमंत्री भी आप रहे, उप मुख्यमंत्री भी आप रहे, स्वास्थ्य विभाग से लेकर बड़े विभाग पर आपकी दावेदारी, और हद तो तब हो गई कि 5 विभाग अपने जिम्मे रख लिए। कोई विधायक इस लायक नहीं था जिसको विभाग दिया जाता अपने दल का, यहां तक कि गठबंधन की हिस्सेदारी भी मार ली गई। महोदय, ये बंधुआ मजदूर की मानसिकता वही अपनाता है जो परिवारवादी वंशवादी लोग होते हैं, जो भ्रष्टाचार से
अकोष संपत्ति कमाते हैं। जो व्यक्ति अपने को समाजवादी परिवार के कहते हैं, अरे समाजवाद का ये चरित्र नहीं रहा। मेरे बगल के भी श्रद्धेय कपिल देव बाबू बड़हिया से आते थे। श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भी हमने देखा था बड़हिया में, जब गोली कांड हुआ था। पिताजी शिक्षक थे, साथ में देखने गए थे। क्या सादगी थी, क्या सरलता था, क्या सहजता था, क्या ईमानदारी था। यह समाजवाद का चरित्र था। समाजवाद का चरित्र यह नहीं था कि अरबों का मालिक बनकर के अपना बर्थडे चार्टर्ड विमान पर मनाएं। यह समाजवाद का चरित्र कहां से आ गया। कथनी करनी में जिसकी समरूपता नहीं रहे महोदय, सत्ता के लिए समझौता करने वाले लोग। मैं तो पहले भी सत्ता में मंत्री के रूप में एनडीए को जनादेश मिला था। हमारे मुख्यमंत्री यही थे। जनता के जनादेश का इन्होंने सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण करके विकास की गति को बढ़ाया था। विकास की गति बढ़ रही थी। आसन पर हमें बैठने का सौभाग्य भी दिए थे। और मैं बता दूं कि मैं इस आसन पर बैठ करके सत्ताधारी दल के लोगों के भी आक्रोश को झेलकर नेता प्रतिपक्ष को लोकतंत्र की मर्यादा का रक्षा करते हुए बोलने का मौका देता था। क्योंकि यह आसन कहीं न कहीं सदन का संरक्षक है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष हमें बनने का मौका मिला तो 55 मिनट के वक्तव्य में इसी आसन पर बैठे व्यक्ति 113 बार टोका टोकी करके डिमोरलाइज और डिलेल करने का मानसिकता प्रदर्शित किए। ये लोकतंत्र के संरक्षक कतई नहीं हो सकते। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे इन्होंने इतना बखान किया। मुख्यमंत्री जी, अरे आप पर दया किए, जंगल राज लाने वाले को जनता राज कह करके सुधरने का मौका दिए। लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। जिसकी लूट की मानसिकता हो, जो परिवारवाद वंशवाद को पोषित करता हो, विधायकों का अपमान करता हो, बंधुआ मजदूर के तरह 5-5 बार 6-6 बार माननीय प्रहलाद यादव जी जैसे लोग एक मजबूती के साथ आवे, उनको कोई सम्मान नहीं। कई लोग बैठे हैं, उसका अपमान करिए। लोकतंत्र है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में गरीबों की ताकत से, गरीबों के आशीर्वाद से वो राजगद्दी प्राप्त करता है। और आज वंशवादी के कारण विवश होकर के इनकी प्रताड़ना को हमने देखा है किस तरह से जलील। और ये तो एक उदाहरण है। बैठे हैं कई विधायक, मैं अध्यक्षता उनके पीड़ा आती थी। कई लोग को उनमें क्षमता, उनमें महत्व, ताकत रहते हुए ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया। उनके दर्द को हम लोगों ने सुना और हमने कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है, मुझे बिहार को बचाना है। मुख्यमंत्री जी ने सुधरने का अवसर दिया, नहीं सुधरा। यही आसन है नेता प्रतिपक्ष के नाते। हमने आग्रह किया था मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आपने जिसको सत्ता में लाने का अवसर दिया उसका नेचर नहीं बदला। आज राहुल साहनी की हत्या कर देता है, उस पर एफआईआर होने नहीं दे। और आपने कागज लेकर के जब कार्रवाई की बात किए तो अगले की छटपटाहट, परेशानी और हंगामा और ब्लैकमेलिंग का भाव को आपने ठुकरा करके ये जता दिया। आपने बता दिया कि न मैं अपराध से समझौता करूंगा, न भ्रष्टाचारियों से समझौता करूंगा। अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपका जो मिशन था, आपने उस मिशन को फिर से साबित करके ये बता दिया कि बिहार की जनता की आंसू नहीं बहने देंगे। जनादेश एनडीए का था। एनडीए तब भी सत्ता में थी, एनडीए आज भी सत्ता में है। और अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं, अभी बोल रहे थे
मैं जिम्मेवारी निभाऊंगा जनता के प्रति। अरे 5 वर्ष आपको नेता प्रतिपक्ष का अवसर मिला, आप बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में कितने लोगों के आंसू पोंछने के लिए, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेवारी होती है सरकार को सजग करना, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। 500 दिन के सफरनामा विपक्ष में 341 बार लगातार हमने किसी न किसी जिले के अंदर लोगों की आंसू पोंछे और उसकी समस्याओं के लिए सरकार तक आवाज पहुंचाई, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। आपको तो पूरी तरह से दो पूर्व मुख्यमंत्री का कहीं न कहीं एक अहंकार भरा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार से करोड़ों संपत्ति अर्जित करने वाले लोग पर जब कार्रवाई होती है तो भ्रम फैलाते हैं माहौल को। अरे हम ईमानदारी से काम करेंगे, कोई भी आके जांच कर ले, कोई भी किसी तरह का हमसे प्रश्न पूछेगा हम जवाब देंगे, हम रोएंगे नहीं, भटकाएंगे नहीं। आज नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाले, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाले, नियुक्ति के नाम पर प्रतिभा का हनन कर करके किस तरह से माहौल खड़ा किए, आज उस परेशानी को, उस झमेला को झेल रहे हैं। कहेंगे मैं बच्चा थे तो इतनी संपत्ति आया कहां से, और जिसने आपको संपत्ति दे करके आपको बर्बाद करने की कहानी लिखा, आपने क्यों नहीं सत्य को बता देते। बिहार को बचाना है, बिहारी के गाड़ी विकास की गाड़ी को बढ़ाना है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सांस्कृतिक विरासत का अपमान किस तरह से किया जाता है, बार बार आस्था पर चोट किया जाता था, बार बार रामचरितमानस पर प्रश्न उठाया जाता था, बार बार सनातन के संतानों को अपमानित और कलंकित करने का खेल खेलता था। और आप सत्ता में, सत्ता की मलाई खाने में इतने अंधभक्त हो चुके थे, मुख्यमंत्री जी बार बार रोकते थे कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होगा, लेकिन आप बार बार एक खास समुदाय के लोगों को अपमानित करने का हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु भगवान राम पर, रामचरितमानस पर प्रश्न उठा करके आपने सत्ता के लोलुपता को प्रदर्शित किया। क्या जिम्मेवारी आपने निभाया? महोदय, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जिन्हें और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिलकर के बिहार की दशा को, दुर्दशा को देख करके अपराध और भ्रष्टाचार, जो जंगल राज वाले लोग गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे, मैंने बार बार नेता प्रतिपक्ष के नाते आवाज उठाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बताता था, सड़क पर भी, सदन में भी, कि ये लोग त्राहिमाम मचा दिया है। और हम धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को कि आपने संज्ञान लिया, आपने उसे बता दिया कि मैं अपराधियों से और भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करेंगे। आज ऐसे लोग जब सत्ता से बाहर गए हैं तो उनकी बेचैनी झलक रही है। सत्ता में रहते हुए मौन थे, गौण थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि हमने किया। अब कंक्लूड। अरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन था, भाजपा का, जदयू का, एनडीए गठबंधन का विजन था। 2005 से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई, माननीय राज्यपाल महोदय ने भी उसको पढ़ा। आपका विजन क्या था? बहाली की प्रक्रिया, 15 साल जब मिला था शासन, तो चरवाहा विद्यालय से बाहर क्यों नहीं निकल सके? क्यों विद्यालय की स्थिति खस्ता कर दिए? क्यों व्यवस्था नहीं बना सके? कौन सा विजन था? नियुक्ति का मामला हो, जातीय गणना का मामला हो, मैं बता देना चाहता हूं कि जातीय गणना में ये बोल रहे हैं, है हिम्मत, खुला चुनौती देते हैं कि आपके 15 साल के जंगल राज में लोग पलायन के लिए विवश हुआ, लोग यहां से अपना कारोबार बंद किया, दूसरे राज्य में हमारा नौजवान प्रतिभा का सम्मान कराने के लिए मजदूरी करने पर विवश हुआ, निवेशक बिहार के अंदर नहीं आया।
और जब आप सत्ता में आ गए तो जो निवेशक आया वो ठहर गया। आपका यही उपलब्धि है। आपने आज मुख्यमंत्री जी ने जातीय गणना के तहत आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे भी कराया। 34% लोग, 94 लाख परिवार, 6,000 से कम आमदनी है। अब जहां 6,000 से कम आमदनी का हमारा बिहारी वहां पर ये चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं। क्या यही समाजवादी का चरित्र था? महोदय, है हिम्मत तो 6,000 से कम आमदनी वाले को प्राथमिकता के आधार पर हर जगह, चाहे नौकरी हो, नियोजन में हो, या आपको उनको अनुदान में हो, रोजगार में हो, पहली प्राथमिकता में यह खुल करके साथ दें। गरीबों के प्रति जिम्मेवारी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि कोई जातीय उन्माद नहीं चलेगा। 4 जाति है, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है। अरे गरीबों के प्रति हमदर्दी है। हर जात में गरीब है। आप उस जात के गरीबों के प्रति आप ईमानदारी से चलो। अपराधियों को, माफियाओं को आप संरक्षित मत करो। आपके राज में कितने अपराधी पैदा हुए थे जब जंगल राज था? हर नौजवानों के हाथ में हथियार देकर अपराधी बना दिया था। एनडीए की सरकार में एक भी नया अपराधी पैदा नहीं हुआ। जो अपराधी था उसे भी सुधरने का मौका मिला, उसे भी शांति से जीने का अवसर मिला। महोदय, ये लोग की करनी कथनी में कहीं से समरूपता नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा कि क्रेडिट की बात करते हैं, नो विजन है, नो नीयत है, नो नीति है, नो सोच है। आराम से बढ़े पले लोग जमीन पर लड़ नहीं सकते और जातीय उन्माद से सत्ता नहीं बदलेगा। हर बिहारी को अपमानित करने का काम किसने किया? हर बिहारी अपने को एक गाली के रूप में कैसे स्वीकारता है? मैं तो कहना चाहूंगा तमाम बिहार के लोगों को कि हर बिहारी सारे जातीय बंधन को तोड़ करके एक अच्छे लोगों की जमात बना करके फिर से बिहार के गौरव बढ़ाने के लिए, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए एक बार आगे बढ़े। और जो श्री बाबू से यात्रा शुरू हुई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक, विकास का, अपराध मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का संकल्प लें। हम तो हर नौजवानों को आपके आसन से ही बैठे थे। मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया था और कहते मुख्यमंत्री जी क्रेडिट नहीं। अरे हम तो आसन से जब जब कहे कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति को लाना चाहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को इन्होंने बढ़ करके मदद किया था, सहयोग किया, तो उत्साहित करते हैं कि करो ऐसा अच्छा काम। और उपाध्यक्ष महोदय अंत में यही कहेंगे कि जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, खत्म न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। राजद के अंदर करोड़ों का मालिक विधायक को अपमानित करे, जनता बेहाल रहे, प्रतिभा का हनन करे। अरे जातीय बंधन को तोड़ करके जाति मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लेकर हम बढ़े, नए बिहार बनाए। एक नए वातावरण में जो भी भूमिका मिली है ईमानदारी के साथ कदम बढ़ाएं, यही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी माननीय सदस्य आग्रह करते हैं कि चूंकि समय बहुत हो गया, इसलिए 2 से 5 मिनट के अंदर भी अपनी बात रखें, समय काफी हो गया है। अब मैं माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान से आग्रह करता हूं। क्यों मेरी बातें, अध्यक्ष महोदय, मेरी बातें आपको बुरी लगती हैं क्या? देखिए, मैंने अपने पहले भाषण में ही ये बात कही थी और ये बात कही थी कि कभी कभी इतिहास का कोई ऐसा दृश्य आता है जहां जीत में भी हार दिखती है। आप तमाम लोगों के चेहरों पे जीत तो गए हैं, लेकिन शर्म से निगाहें झुकी हुई हैं, क्योंकि जो तथ्य पेश किए गए हैं यहाँ, उस तथ्य का कोई जवाब नहीं है आपके पास। आप जवाब दे देंगे अपने तौर पे, लेकिन जो इतिहासकार इतिहास लिखेगा कि आज इसी सदन में जो बातें विपक्ष की तरफ से कही गई हैं, उसका कोई जवाब नहीं था। मैं थोड़ा सा
चूंकि मैं कई चीजों का प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं और जिन बड़ों के साथ मैंने इज्जत की है मैं उनकी इज्जत करता रहूंगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन देश, राष्ट्र, गवर्नेंस तो सिद्धांत से चलता है और अगर उसमें सिद्धांत नहीं है, उसमें अपनी बातों पे मजबूती से खड़े रहने का सिद्धांत नहीं है, तो आपकी इज्जत तारीख में नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों, आप जानते हैं मैं उस इतिहास में जाना नहीं चाहता कि आपका इतिहास क्या है, और उस पर यहां कई बार चर्चा हो गई। आप जिन पर इल्जाम लगाते हैं, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जो पहले स्पीकर थे उन्होंने कहा, तो वो अभी किसके खिलाफ बोल रहे थे कि मंत्रिमंडल में नहीं दिया, उन्हीं के खिलाफ बोल रहे थे जो सरकार में शामिल थे। तो सरकार के मुखिया कौन थे? तो आप, इसका मतलब है कि कंट्राडिक्शन से भरी हुई है सरकार, विरोधाभास से भरी हुई है सरकार, आपस में इतना सिर फटौल मचाएगी कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और इसीलिए कहता हूं, सचेत करता हूं आप सब लोगों को। और ये बात मैं आपको बताऊं कि हमारी महिला बहनें बैठी हुई हैं, मैंने आपके भी बयानात एक बयान के बाद देखा है, याद होगा आपको, मैं किसी एपिसोड को दोहराना नहीं चाहता। हम लोग तो डिफेंड कर रहे थे, लेकिन आपको याद होगा, इसलिए इस सदन में कही गई बातें, कुछ बातें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कह दिया कि देश बदल देगा, राज बदल देगा, कई बार उन्होंने कह दिया है, कई बार अपनी मुखालफत जाहिर कर दी है। अब कंक्लूड कीजिए, साथ चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं इस पटल पे बताता हूं कि जनता दल यू ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने कई बार के जमाने में जब जब अलायंस किया, आर्टिकल 370 पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, आपने कॉम्प्रोमाइज किया। बाबरी मस्जिद के इश्यू पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज किया। यू ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज विद द इशू। ये है आपका इतिहास। आप बदलते रहे हैं अपने इश्यूज को। जब अगर आप अपने इश्यूज पे कायम नहीं रहेंगे, मंत्री बन सकते हैं, पावरफुल बन सकते हैं, लेकिन आपको ये इतिहास याद नहीं रखेगा। इतिहास याद रखेगा कि आपने अपनी कुर्सी के लिए अपने सिद्धांतों को धोखा दिया है। इसलिए मैं कहा, गालिब का एक शेर है कि तीर्थस्थान काबा हमारा तीर्थस्थान है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तीर्थस्थान किस मुंह से जाओगे, शर्म आनी चाहिए। अपने पापों को धोने का समय भी खत्म हो गया। ये दोनों गठबंधन सिद्धांतहीन है, ये दोनों गठबंधन, ये कोई वैचारिक समाहिता नहीं है। इसलिए आप सब लोग गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे, लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे। आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी, जनरल, सबके खिलाफ आप ये गवर्नेंस चलाएंगे। हम लोग इसको देखेंगे। धन्यवाद। 2 मिनट, लाइन दो लाइन। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने बोलने का मौका दिया। और मैं कॉमरेड महबूब आलम जो विधायक दल के नेता हैं हमारे, उनका भी आभार है। और आज मैं जो महागठबंधन के नेता हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं अपने विधायक दल की ओर से और भाकपा माले की ओर से भी कि आपने जिन मुद्दों को लेकर के सरकार में काम किया, रोजगार के सवाल पर, जाति जनगणना के सवाल पर, एसक्यूएम वर्करों के जीवन को बेहतर बनाने के सवाल पर, इन एजेंडों को लेकर हम सदन के अंदर हमेशा लड़ेंगे, आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे और सदन के बाहर भी लड़ेंगे। ये भरोसा दिलाते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी कुर्बानी की बात आएगी, हम लोग आगे बढ़कर कुर्बानी भी देंगे। महोदय, ये गिनीज बुक में माननीय प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री जी का नाम जरूर लिखा जाएगा कि ये 9वीं बार शपथ लिए। लेकिन एक बुक और भी है, वो पीपुल बुक, उसमें भी ये बात लिखा जाएगा कि इनके इस उल्टा पलटी ने बिहार के लाखों नौजवानों के बेहतर
बेहतर भविष्य की आकांक्षा का खून कर दिया। उनके अंदर रोजगार पाने की जो एक आकांक्षा पैदा हुई थी, जो काम 17 वर्षों में नहीं हुआ, वो 17 महीनों में महागठबंधन की सरकार ने बिहार में लाखों नौकरियां पैदा करके साबित किया कि सरकार चाहे तो नौकरी दे सकती है। जो लोग कहते थे कि पैसा कहां से आएगा, भगवान भी आ जाएगा तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने इसको करके दिखाया। तो वो नौजवान, वो बेरोजगार जो बेहतर जीवन की आकांक्षा में नौकरी की उम्मीद पाले हुए थे, और महागठबंधन की सरकार ने दिया, न सिर्फ बिहार के नौजवानों को रोजगार दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के नौजवान आकर के यहाँ पर रोजगार पाने का काम किए। ये काम महागठबंधन की सरकार ने किया। जातीय जनगणना, जातीय गणना जो हुआ, उसमें ये बात साबित हुई और आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई कि भाई जो समाज का 64% हिस्सा है वो किन स्थितियों में रह रहा है। वो जो है भूमिहीन गरीब किसान हैं, खेत मजदूर हैं, बटाईदार किसान हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को बेहतर जीवन देने का प्रयास होता। लेकिन इस उल्टा पुल्टी की सरकार से कहिए कि वो प्रयास, कहा जाए कि प्रयास पर पानी फिर गया। ये जरूर बुक में ये बात लिखी जाएगी और जनता आने वाले दिनों में इसका सूद समेत हिसाब चुकाएगी एनडीए सरकार को। इसी के साथ एक बात अंत में महोदय, कि हम लोगों ने देश में अभी जो चल रहा है विपक्षी एकता का प्रयास शुरू हुआ। 18 फरवरी 23 को भाकपा माले के गृह में महाधिवेशन में यह मौका दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, उप मुख्यमंत्री जी गए थे, सलमान खुर्शीद साहब आए थे, कई वामपंथी दलों के नेता आए थे, और उसी को प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 23 जून को यहाँ मीटिंग हुई थी। और इस प्रयास को इस उल्टा पुल्टी से धक्का देने का प्रयास किया गया, लेकिन ये होने वाला नहीं है। विपक्षी एकता और ज्यादा इंडिया गठबंधन मजबूत होकर के लोकसभा चुनाव में अपना जीत का झंडा। माननीय सदस्य सूर्यकांत पासवान। उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज विपरीत परिस्थिति में जो सरकार बनी है, हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और जिस रूप में आपने राज्य से लेकर देश तक में जनता से चुनी हुई जिनको जनादेश मिला, वैसे सरकार को अपदस्थ करने का काम आपने किया है। वही खेला आपने बिहार में भी कर दिया है। आपने ऐसा किया है जिसका उदाहरण है, आपने सदन के अंदर भी 146 सांसदों का सदस्यता समाप्त करने का काम किया। और महागठबंधन की सरकार ने 17 साल बनाम 17 महीना में जो काम किया, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिला, बिहार के गरीबों को हक हकीकत मिला, उसमें आप लोगों ने पानी फेरने का काम किया है। देख रही है बिहार की जनता। आप जो स्लोगन आपका है, हम उस स्लोगन से अलग नहीं है। हम भी भगवान का नाम लेते हैं, पूरे देश के लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन आप ये मत घबराइए। जो भगवान के नाम पर आप पार लगते जाइएगा, एक न एक दिन वो समय आएगा, झूठ का फुलंदा खुलेगा। आप किसान विरोधी हरकत करते हैं, आप दलित विरोधी हरकत करते हैं, आपकी सरकार किसानों की बात नहीं सुनती है, आपकी सरकार दलितों की बात नहीं सुनती है, आपकी सरकार
मुख दर्शक होकर देखती रहती है। मध्य प्रदेश के अंदर दलितों के ऊपर भाजपाइयों ने पेशाब करते हुए वीडियो दिखाया गया, आपने उस पर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। आज इस राज्य के अंदर दलितों के ऊपर जो अत्याचार वो बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी पार्टी लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। हम महागठबंधन के लोग बिहार के गरीबों के हित की बात किए हैं, गरीबों के हित के बात करते रहेंगे। हम लोग जनता के अदालत में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार अपना पक्ष रखें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय और सदन में बैठे हुए तमाम इस सदन के सदस्यगण और मंत्रीगण, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और मैं तो पहली बार विधानसभा में जीत करके मैं आया था और मुझे लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोलेंगे, जो बोलते हैं वो करते हैं और करेंगे। लेकिन 22 के 9 अगस्त के बाद हम लोग मिले थे और उनके भाषण को मैं सुना तो उन्होंने कहा था कि इस देश के संविधान को पलटने की कोशिश वो कर रहे थे, देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे थे। देश के इतिहास में आजादी की लड़ाई में जिसकी कोई भूमिका नहीं है उसको इतिहास के पन्ने में लाया जा रहा है और जो कुर्बानियां दिए थे क्रांतिकारियों का नाम इस देश के इतिहास से मिटाने का काम कर रहा था। मुझे याद है बगल में बैठे हुए हैं हमारे सम्राट जी, इनकी एक बार नहीं कई बार इन्होंने कहा कि मेरी पगड़ी जो बंधी हुई है ये खुलेगी उस दिन जब नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतार देंगे। आज बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि इस दो विरोधी विचारधारा के बीच जो दोस्ती हुई वो आखिर क्या मजबूरियां थी। इस मजबूरियों को बिहार की जनता आज समझना चाहती है। इस मजबूरियों को बताने की कोशिश कीजिएगा और मैं यह भी मैं जानना चाहता हूं और बिहार की जनता जानना चाहती है कि जब आप कह रहे कि भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे थे, भ्रष्टाचारी है, तो 3 को जो बैठाए हुए हैं उसको किस शर्त पर आप ला करके बैठाए हैं, जरा सा यह भी आप बताने की कोशिश कीजिएगा कि वो समझौता आपने उनके साथ क्या किया है। महोदय, आपने जो शिक्षक बहाली के बारे में आपने कहा, मुझे तो याद है अभी माननीय विजय जी नहीं है, वो यहां बैठे हुए थे और सड़क पर संघर्ष कर रहे थे। सम्राट जी इसी सदन में वो कह रहे थे कि शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा था, तो आप तो आज मंत्री बन करके बैठे हुए हैं। जिस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप उद्बोधन देंगे, करेंगे, संबोधन करेंगे तो जरूर इस बात का जिक्र करेंगे कि जिन शिक्षकों के सवाल को राजकर्मी के लिए बिना परीक्षा लिए हुए आपने जो जनता के बीच में अपनी अल्फाज को रखा था, आप उसको पूरा करेंगे कि नहीं। सर जरा साहब 1 मिनट हमें समय दिया जाए। दूसरी बात कि आपको यह बताना चाहिए कि जब आप कह रहे थे कि बिहार के विकास के लिए जो योजना 17 साल का काम 17 महीने में किया हो, इसके लिए पैसे कहां से लाओगे, अब कहां से पैसे आएंगे, ये तो बताना चाहिए ना। डबल इंजन की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये कहते थे कि बिहार का हक नहीं मिलता है, तब तो आप उनके साथ बैठे हुए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को एक विशेष पैकेज, या बिहार के आप कितने गति से अब चलाएंगे ये देखेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में फैसला हुआ था कि बिहार के गरीबों को, जो भूमिहीन है, गरीबों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन देगी, आपने घोषणा करवाया था। अब इसे जनता को बताया कि इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा
जो सरकार के लिए विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव आया है, हम उसका समर्थन करते हैं। महोदय, समर्थन हम लोग इसलिए करते हैं, एक दो बात आई है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि समय भी आप नहीं देते हैं। सबसे पहले माननीय तेजस्वी प्रसाद जी को मैं कहना चाहता हूं, जो इंगित करके मुझे कह रहे थे, उनको जवाब मैं देना चाहता हूं कि संगति बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जिसके संगत में हम रहेंगे तो जरूर हमारी मानसिकता में कहीं न कहीं गड़बड़ी आ जाएगी। तो निश्चित रूप में जिस प्रकार से हमारे तेजस्वी जी और उनके साथी लोग हैं, और आज बिहार में जिस प्रकार से 2005 के पहले की स्थिति पैदा कर रहे थे, जिसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री कई एक बार तेजस्वी जी के सामने मीटिंग में कहा कि भाई मैं 2005 के पहले की स्थिति नहीं आने दूंगा, और इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि आज वो स्थिति नहीं आवे, इसके लिए उन्होंने आज बदला है और एनडीए का साथ दिया है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महोदय। और दूसरी बात महोदय, हमें साम्यवादी और प्रगतिशील विचार के साथियों पर तरस आती है। कभी नहीं इन्होंने कहा कि जितनी पर्चाएं यहां पर इशू हुई है और जो रसीद कटा करके बैठे हुए हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन किसके कब्जे में है, ये बताने का काम इन लोगों ने नहीं किया है आज। और यही कारण है कि हम नीतीश कुमार से कहा करते हैं, आज भी हम कहेंगे कि आप कई 1 लाख एकड़ जमीन बांटे हैं, पर्चा मिली है, रसीद कटा रहा है, लेकिन उस पर कब्जा उनका नहीं है। और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि चूंकि गांव घर में मैं रहने वाला हूं, चाहे 3 डिसमिल जमीन का मामला हो या 1 एकड़ जमीन का मामला हो, चाहे भूटान से हो, सीलिंग से हो, बिहार सरकार की जमीन हो, वो 100 में 90% जमीन राष्ट्रीय जनता दल के साथियों के कब्जा में है। इसको छुड़वाने के लिए नीतीश कुमार जी ने जो एक्शन लिया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यही कह करके, चूंकि समय मेरा नहीं है, यही 2 विचार कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इवान। महोदय, मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं? चुराई है, इसकी एक जांच सरकार करवा दे, इतनी ईमानदारी है तो ठीक, आपका समय अगर करवा दिया जाए। आपका समय आया तो बोलिए। महोदय, मैं अपनी बात शुरू करते हुए और सदन के फैसले के मुताबिक नई सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करते हुए बड़ा परेशान हूं कि कहां से बात शुरू करूं। बेकल उत्साही महान कवि हैं, उनकी 2 मिसरे मुझे याद हैं कि हर तरफ आग है, धुआं है, 2002 के पहले का गुजरात कहां है। मुझे आज यही कह रहा हूं कि सत्ता है और विपक्ष है, मैं ढूंढ रहा हूं कि 2005 का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां है। वचनबद्धता थी, बातों में मजबूती थी, कुछ करने का संकल्प था, लेकिन अफसोस है कि सीमांचल के एक महान कवि यूसुफ साहिदी साहब ने कहा, एक जमाना आएगा लोग जमीर बेचकर कुर्सियों से प्यार करेंगे, सियासी लोग यही कारोबार करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज इस सियासी कारोबार से 3 सालों के दरमियान में 3 बार सरकारें अदलती बदलती हैं, उससे नौकरशाही का बड़ा बढ़ावा हुआ है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, लोकतंत्र की मर्यादाएं कमजोर हुई हैं। विपक्ष के लोगों से भी मुझे उम्मीद थी, गर्जे मेरा ही कत्ल होकर इनका महल तैयार हुआ था, लेकिन इनसे उम्मीद थी कि ये जब कुर्सी पर बैठेंगे तो शायद कुछ मर्यादाओं का ख्याल करेंगे, मेरे खून से इनके चमन में रंगीनी आई है, मेरे साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन अफसोस कि सीमांचल में खुद ही माननीय उप मुख्यमंत्री ने वादा किया था, मेरी सरकार आएगी तो सीमांचल को विशेष क्षेत्र बनाने का कमीशन मैं जारी करूंगा, जो कि और ठाकुरगंज में कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मुझे इस बात का गम नहीं है कि चूंकि सबके दिल में है खोट, सबने दिया है हमको चोट, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस वक्त 500 करोड़ रुपए जो बिहार के गरीब और मजदूरों के खून के पसीने की कमाई है,
जिससे बिहार में जाति आधारित गणना हुआ है। और इस गणने के मुताबिक एससी बिरादरी की आबादी 2,56,20% है। उनकी 20,49,370 नौकरियों में उनकी नौकरी की हिस्सेदारी 4,11,000 होती है। उनको सिर्फ 2,91,000 नौकरी दी गई है। और बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक की आबादी 2,31,00,000 होती है। उनकी अनुपातिक हिस्सेदारी नौकरी में 3,68,000 की होती है और उन्हें मात्र 1,73,000 नौकरी समाप्त कीजिए। सर 1,95,000 नौकरी उनकी समाप्त कर दी गई है। महोदय, मैं नई सरकार से आशा करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री की वचनबद्धता का हम सबूत चाहते हैं कि कम से कम इस परिस्थिति में इन लोगों को कम से कम नौकरी दिलवाने के लिए वो विशेष प्रावधान करेंगे। हम आपका इस बात के लिए साधुवाद देते हैं कि आपने मुझे मौका दिया। सांप्रदायिकता और निज स्वार्थ की राजनीति ने हमेशा देश को नुकसान पहुंचाया है। बिहार ने देश को राह दिखाया है। सांप्रदायिक से अलग हुई, निज स्वार्थ से अलग होकर